इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने अभी एक माइक्रो ड्रोन को डेवलप किया है जिसको पैरा एसएफ की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से अभी एक ऑटोमेटिक मशीन पिस्टल को डेवलप किया गया है जिससे वो आर्मी की एग्जिस्टिंग 9mm की पिस्टल को रिप्लेस करने के लिए ऑफर देने वाले हैं। आकाश साम की एक्सपोर्ट वेरिएंट इंडियन आर्मी की वेरिएंट से अलग तो जरूर होने वाला है, लेकिन भारत इसकी डाउनग्रेड वेरिएंट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर नहीं करने वाला है और ये सेम स्टैंडर्ड की मिसाइल होने वाले हैं। चाइना के करीब मौजूद इंडियन एयरवेज में अभी ऐसे हार्डन शेल्टर्स को बनाया जा चुका है जो कि 2000 पाउंड तक की बम्स की डायरेक्ट हिट से भी हमारे एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखने वाले हैं। K9 वज्र टी की चेसिस को बेस करके डीआरडीओ की तरफ से ऑफर किए गए लाइट टैंक प्रोजेक्ट अभी किस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अंत में तेजस MK1 डील फाइनल होने के साथ साथ अभी MMR से डील कैंसिल होने की मैक्सिमम चांसेस क्यों होने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने अभी एक माइक्रो ड्रोन या माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया है जिसको इंडियन आर्मी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब ये एक माइक्रोकॉप्टर है जिसका मतलब ये है कि इसको मेनली घरों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशली जब कहीं पर भी सुअर लोग छुपे होते हैं और आर्मी की तरफ से सर्च ऑपरेशन को चालू किया जाता है तो इस दौरान वो चूहों की तरह कोई कोपचा पकड़ के बैठे रहते हैं। अब बाहर से जो भी उस घर में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको पहले से ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर छुप के बैठे होंगे और एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान हमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इसी वजह से होती है। लेकिन अभी इन ड्रोन्स की मदद से हम पहले से इन घरों के अंदर मौजूद सुअरों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसको अभी इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल GY रेड्डी जी की तरफ से डेवलप किया गया है और पहले इनको इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ की तरफ से टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद अभी पैरा एसएफ की तरफ से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का सजेशन दिया गया है। कुछ दिन पहले ही आर्मी की तरफ से ऐसे ड्रोन को लेकर टेंडर को भी इशू किया गया था और इसके अंदर खरीदे जाने वाले ड्रोन की जो मैक्सिमम सर्विस सेलिंग होने वाली थी वो लगभग 4500 मीटर तक होने वाली थी। अभी देखने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल GY रेड्डी जी के द्वारा डेवलप किए गए ड्रोन आगे चल के इंडियन आर्मी में शामिल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में एक मशीन पिस्टल को डेवलप किया गया है और इस पिस्टल को पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। इसको बनाने के लिए आर्मी की तरफ से भी डीआरडीओ की मदद किया गया था और आर्मी अभी अपनी पुरानी 9mm की पिस्टल को रिप्लेस करने के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर एक नई पिस्टल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। डीआरडीओ के मुताबिक ये जो मशीन पिस्टल होने वाले ये UG सीरीज के पिस्टल होने वाले हैं और इसे पिछले 4 महीनों से टेस्ट किया जा रहा था। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो लगभग 100 मीटर के आसपास बताया जा रहा है और अभी तक टेस्टिंग के दौरान इससे लगभग 300 राउंड फायर किए जा चुके हैं। हालांकि इसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन इसके डिजाइन देखकर लगता है कि इसकी फीडिंग सिस्टम एक नॉर्मल पिस्टल से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसका जो कॉकिंग हैंडल वो फ्रंट सेक्शन में मौजूद है। बाकी इसकी ज्यादा इमेज भी अभी तक सामने नहीं आया जिसको देखकर ये पता लगाया जा सके कि इसमें किस तरीके की मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन इसमें ऊपर वाले सेक्शन में एक पिकेटिंग रेल जरूर दिया गया है जिसमें हम अलग अलग तरह के अटैचमेंट को लगा सकते हैं। बाकी फ्रंट में एम करने के लिए फिक्स्ड फोल्डेबल साइड को दिया गया है और रियर में जो साइड दिया गया है वो शायद एडजस्टेबल है क्योंकि मुझे इसमें एक एडजस्ट करने वाला नॉब दिख रहा है। बाकी अभी इसके बारे में और कुछ ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी कोशिश है और अगर ये पिस्टल सक्सेसफुल होता है तो इसे हमारे पुराने 9mm पिस्टल्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट आकाश साम को लेके है। आप सभी जानते होंगे कि भारत 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सभी तरह के रोड ब्लॉक्स को धीरे धीरे करके क्लियर किया जा रहा है। हाल ही में आकाश साम को एक्सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया था, लेकिन साथ ही ये बात भी सामने आया था कि ये सिस्टम भारत की आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आकाश साम से थोड़े अलग होने वाले हैं। अब जब ये बात सामने आई थी तो संदेह किया जाने लगा कि शायद भारत यहाँ पर जिन आकाश सिस्टम को एक्सपोर्ट करने वाला है वो इंडियन वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़े डाउनग्रेडेड वेरिएंट होने वाले, क्योंकि डीआरडीओ अभी आकाश साम की एक्सपोर्ट वेरिएंट्स को बनाने के लिए इसके एक बेसलाइन वेरिएंट को बनाने की बात कर रही है। इस पर बात करते हुए डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि ये बात सच है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जिन आकाश साम को इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट से थोड़े अलग हैं और इसको स्पेशली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखकर उसी हिसाब से कस्टमाइज किया गया था। अब ठीक वैसे ही जिन आकाश मिसाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाने वाला है सबसे पहले इनकी बेसलाइन वेरिएंट को तैयार किया जाएगा
जिसमें आगे चल के कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जिसमें लॉन्चर, कंट्रोल सिस्टम, लोडर और गाइडेंस सिस्टम वगैरह होने वाले हैं। अब वैसे ही आर्मी जिन आकाश सिस्टम को इस्तेमाल करती है, इनको स्पेशली डेजर्ट कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिन आकाश साम को इस्तेमाल किया जाता है उनको हाई एल्टीट्यूड के लिए डिजाइन किया गया है। तो आगे चल के हमारे जो भी एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाले उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी ये फिक्स नहीं होती है, जिस वजह से डीआरडीओ अभी आकाश साम की बेसलाइन वेरिएंट को डेवलप कर रही है, जिसके बाद कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करके उनको डिलीवर किया जाएगा। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि टोटल 9 देश अभी आकाश साम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से केनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, अल्जीरिया और वियतनाम है। और इन सभी देशों की रिक्वायरमेंट अपने टेरेन के हिसाब से अलग अलग होने वाली है, और इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक्सपोर्ट वेरिएंट की कोई फिक्स स्पेसिफिकेशन रखने के बदले कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखकर इनको मॉडिफाई करके उनको डिलीवर करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट टैंक्स को लेके है। अब सबको पता होगा कि लद्दाख में चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच चाइना की तरफ से अपनी टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया गया था, जबकि हमारे पास लाइट टैंक ना होने की वजह से अभी हम अपनी T-72 और T-90 जैसे टैंक्स को वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं। हालांकि फायर पावर के मामले में चाइना के टैंक्स हमारे T-90 या T-72 टैंक्स का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइना की तरफ से स्पेशली अपने टाइप 15 टैंक्स को लोअर ऑक्सीजन लेवल एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि हाई एल्टीट्यूड में उसको सफिशिएंट पावर देने में मदद करने वाली है। जबकि T-90 या T-72 बड़े और हेवी टैंक्स होने की वजह से इनको हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करना या फिर संकरे रास्तों में ले जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से रशिया से स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, पर अभी तक इसके बारे में कोई और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से एक लाइट टैंक को बनाकर इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की बात की गई थी, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से K9 वजर टी चेसिस का इस्तेमाल करके 30 टन क्लास के लाइट टैंक को डेवलप करने का ऑफर दिया गया था, जिसमें K9 वजर टी की चेसिस में से 155 mm की गन टरेट को निकालकर वहां पर 105 mm की मेन गन टरेट को फिक्स करने का ऑफर दिया गया था। अब इन गन्स की टरेट में थोड़ा सा अंतर होने वाला था, क्योंकि अभी जो मेन गन K9 वजर टी में लगा हुआ है उसको ओवर द होराइजन अटैक के लिए डिजाइन किया गया होता है, जबकि टैंक्स में जिन मेन गन का इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट फाइट लेने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। अब अभी K9 वजर टी के साथ जो 1000 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को डीआरडीओ की तरफ से हमारे लाइट टैंक्स में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जो कि इसको बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो देने वाली है। साथ ही इसमें एक रिट्रैकेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को भी इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी से किसी भी टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। बाकी इसमें 12.7 mm की सेकेंडरी मशीन गन को भी इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया था। अब ये तो डीआरडीओ की तरफ से प्रपोजल दिया गया था, लेकिन अभी तक आर्मी की तरफ से इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्विटर में एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल में कुछ सैटेलाइट इमेज को शेयर किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की 6वां एयरफोर्स स्टेशन के सैटेलाइट इमेज को दिखाया गया था। अब इन इमेजेस को देखने के बाद ये पता लगता है कि यहाँ पर अभी भारत की तरफ से नए हार्डन शेल्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि दुश्मन की तरफ से किए जाने वाले किसी भी तरह के ऑफेंसिव ऑपरेशन में हमारे एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में लगे चाइना के बॉर्डर के पास चाइना की तरफ से काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा था, और अभी पिछले 7 महीनों के अंदर भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफी तनाव चल रहा था। ऐसे में अभी अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी भारत और चाइना के बीच कोई नई कॉन्फ्लिक्ट या फेसअप जैसी सिचुएशन होने वाली है नहीं होने वाली है, इसको हम एकदम से ऐसे करके नहीं बता सकते हैं। पर अभी सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने एयरवेस में जिन हार्डन शेल्टर्स को बनाकर रखा गया है, ये लगभग 2000 पाउंड तक की बॉम्ब्स को भी आराम से झेल सकते हैं, और अगर इनके ऊपर 2000 पाउंड की बम से डायरेक्ट अटैक भी किया जाता है, तब भी इनके अंदर मौजूद हमारे एयरक्राफ्ट सुरक्षित रहने वाले हैं। अब इन रीजन में मेनली इंडियन एयरफोर्स की सुखोई और MiG-21 को डिप्लॉय करके रखा गया, और ज्यादातर शेल्टर्स को यहाँ पे सुखोई के लिए रिजर्व करके रखा गया है। इसके अलावा भारत के पास और भी बहुत बड़ी एडवांटेजेस मौजूद होने वाले, और वो ये है कि भारत अपने डैमेज रनवे को बस 4 से 6 घंटे के अंदर दोबारा तैयार कर सकता है, और ये भारत को किसी भी चाइनीज अटैक के बाद काउंटर अटैक करने में काफी एडवांटेजेस दिलाने वाली। और वैसे भी हमारे एयरबेस एक दूसरे के काफी करीब मौजूद होने की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि चाइना के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके एयरबेस एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस में मौजूद है। अगला अपडेट तेजस MK-1A डील को लेके। वैसे पिछले कई दिनों से इसको लेके लगातार खबर सामने आ रही थी, और अभी फाइनली हमारी कैबिनेट कमेटी की तरफ से 83 तेजस MK-1A डील को फाइनल कर दिया गया है। वैसे इसमें काफी सारा वक्त भी लग गया है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मई 2020 में इनको खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भी कराने वाला है। साथ ही आगे चल के ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट बनने वाले हैं। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि तेजस MK1 में लगभग 50% के आसपास इंडियन सिस्टम मौजूद है, जबकि तेजस MK1 में अभी लगभग 60% से ज्यादा इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। साथ ही MMR से डील को लेकर अभी थोड़ा सा हिंट दिया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि अभी MMR से डील को कैंसिल करने का प्लान किया गया है और बदले में हमारे लोकल मेड एयरक्राफ्ट को यहाँ पे इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। साथ इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही 170 के आसपास तेजस MK2 को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था। और अभी फ्रांस के साथ रफाल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद भारत यहां पर MMR से डील को कैंसिल करके सीधे रफाल लेने की कोशिश करने वाला है और बाकी तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी ऑफिशियली अभी तक MMR से डील को कैंसिल करने को लेकर कोई स्पेसिफिक अपडेट सामने नहीं आई है। सिर्फ इसकी जगह पर यहाँ पे इंडियन सिस्टम को शामिल करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइना की लोकल मीडिया CCTV के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को पूरी तरीके से जानने के लिए और इसकी टेरेन के साथ फेमिलियर होने के लिए इसकी 3D मैपिंग को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी और फाइनली अभी चाइना की तरफ से अपनी वेस्टर्न बॉर्डर की 3D मैपिंग को पूरा कर लिया गया है। अब 3D मैपिंग से चाइना को यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए या फिर कॉम्बैट के दौरान अपनी सिचुएशन अलाउनेस को बेहतर करने के लिए मदद कर सकता है। इसके लिए चाइना की तरफ से पैनोरामिक हाई प्रिसिशन फेशियल डाटम को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बेहतर एक्यूरेसी के साथ हिमालयन रीजन की मैपिंग कर सकता है। आपको याद होगा जब भारत को पहले रफेल डिलीवर किए गए थे तो भारत की तरफ से रफेल को हिमालयन रीजन में ऑपरेट किया जा रहा था। तब बेसिकली हमारे पायलट्स को इस रीजन के साथ फेमिलियर कराया जा रहा था। ठीक इसी तरीके से चाइना भी अपने जवानों को इस रीजन के साथ फेमिलियर कराने की कोशिश कर रहा है और इसमें चाइना की तरफ से जिन पैनोरामिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रही है चाइना के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के साथ जॉइंटली काम करते हैं, जो कि लगभग सेंटीमीटर लेवल में एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं। और चाइना को अभी इस पर इतना ज्यादा भरोसा है कि चाइना की ग्लोबल टाइम का कहना है कि 3D मैपिंग लगभग एक्यूरेट कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।